हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी सीरीज चल रही है 6 मंथ सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की क्लासेस होती हैं। ये पूरी सीरीज आपको सुबह 9 बजे मिल जाती है इन क्लासेस। सो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। आज हम स्पेसिफिकली फॉलो कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट को, क्योंकि भाई हमारा सबसे पहला एग्जाम जो होगा वो आरबीआई असिस्टेंट का होगा। सो उसी अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं और आपके पास ये बहुत सही टाइम है। आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी स्पेसिफिकली अर्थमेटिक से रखी गई है और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2022 में आया था। सो इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर एंड इट्स क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी दो ट्रेन से उनकी लेंथ दे रखी है और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की उनकी स्पीड दे रही है, वो 9.6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 85 मीटर। तो फास्टर ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 85 मीटर है, उसको कितनी देर में क्रॉस करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें लेंथ दे रखी है, एक तो 240 मीटर दे रखी है और लेंथ दे रखी है अनदर ट्रेन 160 मीटर। ठीक है, दो ट्रेन है अपने पास ए और बी। ए की लेंथ हमारे को 240 मीटर दे रखी है, बी की लेंथ हमको 160 मीटर दे रखी है। उसके अलावा हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है हमको। पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंटू 5/18। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगी 50/3। ये आ गया अपने पास मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। हमें चाहिए ट्रेन की लेंथ, फर्स्ट ट्रेन की और सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी, 240 प्लस 160 अपॉन में स्पीड कितनी थी ट्रेन की, 50/30 थी। ये स्पीड तो थी ट्रेन की, प्लस सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी थी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही दो ट्रेन है। दूसरी ट्रेन की स्पीड तो हमको पता नहीं, चलो मान लेते हैं दूसरी ट्रेन की स्पीड थी x। अज्यूम कर लेते हैं दूसरी ट्रेन की स्पीड थी x। ये क्रॉस करती है 9.6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करती है। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमको b की स्पीड भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास 400 डिवाइड बाय 50/3 प्लस x। साथ में ये टाइम बच जाता है अपने पास 9.6 में क्रॉस करती है एक दूसरे को। इसको काट लेते हैं हम, 8 से काट लेते हैं, 8 5 40 तो काटते हैं, 8 2 16। ठीक है, अब इसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 50 इज इक्वल टू 50/3 इंटू 1.2 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0.4 को इससे करते हैं 5 20 प्लस 1.2x। ये बचता है अपने पास, तो 30 की वैल्यू आती है अपने पास 1.2x। ये आ जाएगा अपने पास 300 अपॉन में 12, तो यानी कि 25 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आती है यहाँ से 25। अब ये 25 क्या है, ये ट्रेन b की स्पीड है मीटर पर सेकंड में, जिसको हमने x अज्यूम किया था। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 85 मीटर। अभी तक हमको ये नहीं पता था कि स्लोअर ट्रेन कौन सी है और फास्टर ट्रेन कौन सी है, लेकिन अब हमारे पास जब स्पीड आ गई तब हमको पता चल गया कि फास्टर ट्रेन कौन सी है। ठीक है, फास्टर ट्रेन है हमारे पास ये 25x वाली, ये ट्रेन फास्टर ट्रेन है। और उसके अंदर हमें ऊपर भी दे रखा था द लेंथ ऑफ द ट्रेन 240 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन 160 मीटर अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो अब देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करती है। इसकी लेंथ थी अपने पास 240, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी 85 और हमारे पास स्पीड आ गई थी उसकी 25 मीटर पर सेकंड। अभी इसको देखते हैं कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है। तो इसके टोटल हो जाएगा अपने पास 8 4 12 325, तो ये कट जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 13 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 13 सेकंड में वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2022 में मिला था प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर। सो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, जो थोड़े से लेंथी जरूर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है अगर आपको सही तरह से आपको बेस क्लियर है तो। ठीक है, और आपको अगर अभी भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चंस में तो आप रेगुलरली मेरी सीरीज फॉलो कीजिए। हर रोज सुबह सीरीज क्लासेस होती है 9 बजे, तो इन क्लासेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखा है कि पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹2000 टुगेदर. आफ्टर 8 months, P withdraw 500 and another 2 more months Q left the business. At the end of the year, profit share of P and Q दे रखे 16:5. Then find the initial investment of Q. पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका IBS पेपर 2021 से लिया गया है. ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. इसमें इसके अंदर अपन बस दो पार्टनर है P एंड Q. ठीक है, हाँ. और उन्होंने टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000 तो टोटल है, इन दोनों का मिलाकर 2000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किए थे एक बिजनेस के अंदर. ठीक है, मान लेते हैं क्यू ने एक्स इन्वेस्ट किए, सो पी ने इन्वेस्ट किए होंगे 2000 माइनस एक्स, बचा हुआ पी ने इन्वेस्ट किया होगा. अब ये कह रहा है कि आफ्टर 8 months पी विड्रॉ 500. 8 महीने बाद पी ने तो अपने 500 रुपए निकाल लिए, तो ये बच गए 1500 माइनस एक्स, क्योंकि पी ने तो अपने 500 रुपए निकाल ही लिए. फिर ये कह रहा है कि आफ्टर 2 more months का मतलब है 8 महीने तो हो गए, उसके बाद 2 महीने और, यानी कि 10 महीने बाद. सो 10 महीने बाद क्यू लेफ्ट द बिजनेस, क्यू ने तो बिजनेस ही छोड़ दिया, बात ही खत्म कर दी. फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 महीने बिजनेस चला, तो बचा हुआ पी ने जो इन्वेस्ट किया वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था पी ने. एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर दे रखे 16:5. ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा 2 से 4 से, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11,000, तो ये आ जाएगा माइनस 4 और 6 आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5x. ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा अपने पास पी एंड क्यू का. ठीक है, इन्वेस्टमेंट और मंथ्स का. इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये हो जाएगा 11,000 माइनस 6x और 5x. ठीक है, तो इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 16:5 में. 5 से तो 5 कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x is equal to 11,000 minus 6x. ठीक है, तो ये रहेगा 22x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11,000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11,000. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 500. और हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ q. तो q की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, x, और x की वैल्यू कितनी है 500. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज राइट आंसर 500. ओके, समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन को ना पहले वीडियो को पॉज करके वो खुद से करने का ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो कि मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करता हूं. फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे उस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल 800. चीपेस्ट आर्टिकल सोल्ड 20% प्रॉफिट व्हाइल द कॉस्टलेस आर्टिकल सोल्ड 28% लॉस. ठीक है, सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल. 2 आर्टिकल हैं. ठीक है, कॉस्ट प्राइस उनके दोनों के कॉस्ट प्राइस का दे रखे हमको 800 है. किसका कितना है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बराबर नहीं है, क्योंकि हमें कह रखा है कि एक चीपेस्ट है और एक कॉस्टलीस्ट है, यानी कि एक सस्ता है और एक महंगा है. ठीक है, 2 आर्टिकल है मान लेते हैं, ए और बी 2 आर्टिकल है. ठीक है, इनके कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है. कॉस्ट प्राइस जो इन दोनों का है वो है अपने पास 800, ये हमको दे रहे हैं, कितना है अभी पता नहीं. अज्यूम कर लेते हैं ये हो जाएगा अपने पास 100x, इसको मान लेते हैं अपने पास 100y. यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 800, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि x प्लस y इज इक्वल टू 8. ये यहां से बन रहा है. फिर हमें कहते हैं कि जो चीपेस्ट आर्टिकल है वो 20% प्रॉफिट पे बेचे. अभी हमको पता नहीं, अज्यूम कर लेते हैं ये वाला चीपेस्ट होगा, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये होगा 120x पे, और जो दूसरा है उसको 28% के लॉस पे बेचे. ठीक है, तो इसको बेचा होगा हमने 72y पे, इसमें लॉस हो जाएगा हमारा. सच दैट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, यानी कि 120x इज इक्वल टू 72y, ये सेम है. ठीक है, ये सेम है, तो इसको हम कर लेते हैं, कर जाएगा 12 से 12 72, तो x और y का रेशियो आ जाएगा अपने पास 3:y 5. x और y का रेशियो आ जाएगा कितना 3:5. और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, x प्लस y की वैल्यू हमको 8 ये पता थी, x और y का रेशियो 3:5 है, तो इसका मतलब x जो आ जाएगा अपने पास 3 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 5. और हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. सेलिंग प्राइस जो कि दोनों का सेम था, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, चाहो तो x की वैल्यू इसमें रख दो, चाहो तो y की वैल्यू इसमें रख दो. ठीक है, x की वैल्यू से 3, तो ये आ जाएगा 360 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और इस तरह इसमें y की वैल्यू थी 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 360. इससे भी आ जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था. तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 360. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज मोर देन द एज ऑफ पी
एंड डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 5। डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू 5 है, ये नहीं कह रखा कि पी बड़ा है या क्यू बड़ा है। फिर मैं कह रखा कि एज ऑफ आर जो है वो हाफ है क्यू की एज की, एंड एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 पर्सन दे रखे 20। यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमको एक एक्यूरेट पता है, एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी पी क्यू एंड आर की जो टोटल एज है वो 60 है। ये बात हमको क्वेश्चन में पता है। पी एंड क्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, एक बात ये हमको पता है इसके अंदर। फिर हमें ये बात कह रखी है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कि पी एंड क्यू का जो एवरेज है, पी एंड क्यू का जो एवरेज है, ठीक है, मोर देन पी, ये पी से ज्यादा है। ये बात हमको क्वेश्चन में कह रखी है कि ये पी से ज्यादा है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि पी प्लस क्यू ग्रेटर देन 2p। ठीक है, तो पी हो जाएगा लेस हो जाएगा, यानी क्यू इज ग्रेटर देन पी। ये बात यहां से आ सकती है कि क्यू पी से बड़ा है, और पी और क्यू के बीच का डिफरेंस भी हमको पता है 5 है, और हमको पता चल गया कि क्यू बड़ा है। तो ये मान लेते हैं कि पी एंड क्यू, अगर पी एक्स है तो क्यू तो हो जाएगा एक्स प्लस 5, क्योंकि उसका डिफरेंस पता था हमको। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं ना। फिर हमें एक बात और कह रखी है कि एज ऑफ आर इज हाफ द एज ऑफ क्यू। आर की एज है वो हाफ है क्यू से, क्यू की एक्स प्लस 5 है, तो आर की एज कितनी हो जाएगी 0.5x प्लस 2.5, ये हो जाएगी आर की एज। और अब इन तीनों की एज का टोटल हमको पता है कि वो 60 है, तो इन तीनों का टोटल कर लेते हैं हम। तो इनको टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 2.5x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा अपने पास 7.5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी इसमें अपने पास 7 तो लेस हो जाएंगे, इसमें दे देगा 52.5 अपॉन 2.5। x की वैल्यू हो जाएगी यहां से अपने पास 21। ठीक है, x की वैल्यू यहां से आगे अपने पास 21, तो हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन p एंड r। सो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे अपने पास 21, p की वैल्यू 21 हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी 0.5 प्लस 2.5, 0.5 कितना हो जाएगा इसका 10.5 प्लस 2.5 और आ जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा अपने पास 13। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, दैट इज 8 ईयर्स। ओके, समझ आया आपको? सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने रेगुलरली फॉलो करोगे ना 6 मंथ तक मेरे चैनल को, आपको इतने प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतने हर टाइप के टॉपिक्स की आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आपको रेगुलर प्रैक्टिस मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिक्सचर का। ये क्वेश्चन आपको एसपीआई क्लर्क 2021 में आपको देखने को मिला था। इसमें मैं कह रहा था कि एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का 10:3 के रेशियो में। When x liter of milk and x plus 5 liter of water are added this mixture, the ratio of milk to water become 2:1. ठीक है, if the final quantity of mixture is 90 liter, then find the initial quantity of mixture. ठीक है, कुछ मिक्सचर का रेशियो दे रखे हमें, फिर उसमें क्या रखा है इसमें x लीटर मिल्क और x प्लस 5 लीटर वाटर उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो उनका मिल्क और वाटर का रेशियो होता है वो होता है 2:1। ठीक है, और जो टोटल क्वांटिटी एंड में बनती है ना वो होती है 90 लीटर की। ये बात हमको क्या रखी है, लास्ट में क्वांटिटी बनती है 90 लीटर की, और लेकिन जो लास्ट में इनका रेशियो बनता है मिल्क और वाटर तो वो भी बनता है 2:1 में अपने पास। तो यानी हमको हमारे पास मिल्क एंड वाटर का भी रेशियो पता है, मिल्क है 60 यानी वाटर है 30 लीटर हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो है। ये एंड में अपने पास स्टार्टिंग में कितना था 10+3, 10:3 में था मिल्क और वाटर का, उसमें x मिल्क और ऐड कर दिया और x प्लस 5 लीटर वाटर उसने और ऐड किया था। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें जो मिल्क था वो था 10y, उसमें उसने x लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया, वाटर था उसका 3y, उसके अंदर उसने x प्लस 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो जो मिल्क बना लास्ट में 60 लीटर, यही है जो लास्ट में अपने पास बना था फाइनल में, और जो वाटर बना था वो था 30 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना 10x प्लस y इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा अपने पास 3y प्लस x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को लेस कर लेंगे, x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 10y प्लस x इज इक्वल टू 60। ठीक है, x यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू 35, ये भी हो जाएगा माइनस के, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5। अब हमें फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है, ये था अपने पास 10:3, यानी 10x प्लस 3x, ये था अपने पास 10y और 3y, ये था 13y, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 65 लीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 65 लीटर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखा है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आर परसेंट पर एनम एंड अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 years 17,280. अमाउंट है ये, इंटरेस्ट नहीं है. If the same sum is invested at the compound interest rate r% per annum, then the amount accumulated at the end of 1 year will be 14,400. Find the sum invested. ठीक है, कुछ अमाउंट थी, कुछ उसने पैसा इन्वेस्ट किया था एक जगह, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से किया था r% पे 2 साल के लिए. वो अमाउंट मतलब कि पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि अमाउंट बनता है वो था 17,280. ठीक है, फिर उसने सेम सम उसी पैसे को दोबारा इन्वेस्ट किया r% पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1 साल से. ठीक है, और वो बन गया 14,400 रुपये. तो हमको फाइंड करना है कि वो सम कितना था, यानी वो प्रिंसिपल कितना, वो पैसा कितना था. ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टाइम ऊपर आया था. इसी सेम फॉर्मूले से हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमको क्या रखे कि जो उसकी अमाउंट थी p कितनी थी वो हमको पता नहीं, इसलिए p मान लेते हैं. ठीक है, सो p इंटू 1 प्लस r भी नहीं पता हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता. ये पता है हमको कि ये थी 2 साल के लिए, बस यही पता है हमको कि ये 2 साल की थी. एंड द अमाउंट जो उसके बाद मिली थी वो थी अपने पास 17,280. ये अमाउंट बन गई थी. सेकंड में फिर वो कहते हैं कि सेम सम, उसने सेम सम इन्वेस्ट किया, यानी p सेम सम इन्वेस्ट किया 1 प्लस r अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे भी रेट नहीं पता हमको, लेकिन यहाँ पे इसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया वो, तो यहाँ पे रहेगा 1. और जो ये अमाउंट बनी थी अपने पास ये थी 14,400 रुपये. ठीक है, 14,400 रुपये बनी थी. अब हम लोग देखें दोनों में अगर रिलेशन निकालें. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट के अंदर सेकंड को डिवाइड करके काट देता हूँ तो हमारा एक रेशियो बन जाता है इसमें. ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूँ, p से p कर देता है, यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन 100 से 1 प्लस r अपॉन 100 कर देगा, ऊपर स्क्वायर है तो एक बचेगा अपने पास 1 प्लस r अपॉन 100, ये बचेगा. ठीक है, और इसको भी काटते हैं ना, पहले इसको काटते हैं तो ये कितना कटते हैं, 0 0 तो कट ही जाएगा, ये 1 से तो ये कट जाएगा, तो बचते हैं अपने पास 12 4 8 6 में 4 2 8 14 28, ये बनेगा 1.2. ठीक है, ये कितना बने, ये बन जाएगा अपने पास 1.2, जो उसको अपने पास काट देते हैं. ठीक है, अब आगे इसको अपने देखते हैं, जब ये 1.2 बन जाता है तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू अपने पास 1.2 की. ठीक है, अब इस r की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आ जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.2. ठीक है, तो ये चला जाएगा उधर हो जाएगा 120 में 100 हो जाएंगे तो 20 बच जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 20. r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू होगी 20. अब हमें फाइंड किया था ना, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, यानी ये p जो था ना, हमको इस p की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना इन्वेस्ट किया था. चाहे तो फर्स्ट में रख लो, चाहे तो सेकंड में रख लो. मैं सेकंड में रखता हूँ, सेकंड में 1 ही साल के लिए पूछा तो वो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ जाता है. तो सेकंड में जो उसने सम इन्वेस्ट किया था, p जो उसने इन्वेस्ट किया 1 प्लस 20 अपॉन 100, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, और कितना मिला उसको 14,400 रुपये उसको टोटल मिले थे उसके बाद. ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास p इंटू 120/100 14,400, इसको कहते हैं 6/5, इसको 6 से काट लेता हूँ, 6 24. p की वैल्यू आई थी यहाँ से हमारे पास 20 इंटू 12,000 रुपये, 6 नहीं 12 है, तो p की वैल्यू यहाँ से आई थी हमारे पास 12,000 रुपये, यानी कि जो उसने सम इन्वेस्ट किया था वो कितना था, वो था 12,000 रुपये. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 12,000 रुपये. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप इसी तरह से करोगे ना तो ज्यादा इजी पड़ता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं. अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो कहीं नहीं अटता क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह जो भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, उसको इसी ट्रिक के साथ करो तो ज्यादा इजी रहता है आपको. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उससे पहले अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और चाहते हो ऐसी प्रैक्टिस रेगुलर करना तो उस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज सुबह आपकी क्लास होती है, उन क्लासेस आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, 6 महीने तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. नेक्स्ट हमको कहता है कि टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है स्किल वाटर में 16 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 280 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. देखो इसमें ये कह रहा है कि एक बोट है वो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, तब उसको सेम ही टाइम लगता है. ठीक है,
20 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 25 किलोमीटर जब डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसको सेम ही टाइम लगता है, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का जो रेशियो 4:5 है। और हमको ये बात पता है कि टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो रिवर्स होता है। जैसे ये टाइम का रेशियो 4:5 है, तो जो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 5:4। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। अब हमको एक बात और कह रखी है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लेते हैं कि उसकी स्ट्रीम अगर x है तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो उसमें 16 ऐड कर देंगे, x + 16 हो जाएगी, तो वो 16 ज्यादा है। ठीक है, x + 16 हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी स्टिल वाटर की स्पीड। तो उसकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2x + 16 एंड अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी उसकी 16, क्योंकि उसमें से x लेस कर देंगे, x जो है अपने पास स्ट्रीम है। ठीक है, अब हमको ये पता है, अभी हमने निकाल की कि जो उसकी एफिशिएंसी है, अब एफिशिएंसी और स्पीड की जो रेशियो होती है वो सिमिलर होती है। ये बात भी आपको पता है कि जो जिसकी जितनी स्पीड ज्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमको पता है कि जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो है 5:4 हमने अभी निकाला है ऊपर, और 4 की वैल्यू 16 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी, इसका मतलब ये कह रहा है कि 2x + 16 = 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो स्टिल वाटर स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी? 18, और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 16। अब हमारे पास स्टिल वाटर स्पीड भी आ गई, डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड भी आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, फिर ये कह रहा था कि टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 280 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी जब वो डाउनस्ट्रीम 280 किलोमीटर जाता है तब उसको कितना टाइम लगता है? डाउनस्ट्रीम जाएगा वो अपनी डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, तब उसको लगेंगे 14 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 14 आवर्स। ओके, समझ आया आपको? बिल्कुल टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, ताकि इस बार आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि हमारा रिकॉर्डेड सेक्शन होता है, तो इस सेशन में जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उनको मैं वहीं रिप्लाई कर देता हूं, बाकी आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या रखेगी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी पीओ 2023 में आया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या रखा है कि जीवा इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 40% पर एनम। ठीक है, जीवा ने X रुपीज इन्वेस्ट किए स्कीम ए के अंदर, जो कि उसको 40% पे उसका इंटरेस्ट पे मिलता है, एंड ही ऑल्सो इन्वेस्टेड X + 2000 इन स्कीम बी। ठीक है, स्कीम बी में करते हैं विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम if the total amount obtained by Jiva in both the scheme at the end of 2 years 6120 यानी 61,200 रुपए मिलता है एट द एंड ऑफ ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जीवा ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया ए में और बी में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और टाइम कितना, टाइम उसने 2 साल के लिए किया। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू, हम उसके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसने ₹X इन्वेस्ट किए स्कीम ए में, स्कीम ए है, उसने X रुपीज इन्वेस्ट किए 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने, और इसमें हमारे पास 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट से पे की स्कीम ए के अंदर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए स्कीम ए में। उसने स्कीम बी में भी इन्वेस्ट किए कुछ, स्कीम बी में उसने इन्वेस्ट किए X + 2000, यहाँ उसने 20% पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। कितने साल के? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी 20% पे 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया। और जो टोटल है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है अपना 61,200 रुपये। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय 61,200 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है उसको 61,200 रुपये। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट में तो अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा x × 80/100 स्कीम ए में। स्कीम बी में देखो X + 2000 से इन्वेस्ट किया उसने 20% 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसका एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 44%। ठीक है, और टोटल उसने लिया 61,200 रुपये।
अब ये हो जाएगा अपने पास 80x, तो एक आ जाएगा, प्लस 44x अपने पास दूसरा आ जाएगा, प्लस 880, 880 रुपये अपने पास एक और आ जाएंगे। ठीक है, एंड टोटल अमाउंट इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट नहीं, ये अमाउंट है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं, ये हमारा अमाउंट है, यानी कि उसने जो इन्वेस्ट किए वो प्लस इंटरेस्ट, वो चीज है इसके अंदर। तो इसमें हमारा प्लस में प्लस कर देंगे 2x प्लस 2000। अब ये बन जाएगा अपने पास 61,200 रुपये, क्योंकि टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये तो आया था अपने पास 124x/100 प्लस 2x और आ जाएगा यहाँ से, और ये लेस हो जाएगा अपने पास 2880 रुपये, इसमें से लेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 में 8 जाएंगे 2, 8 10 में 2 8 5 58,320 रुपये ये बचते हैं अपने पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 200x ये हो जाएंगे, और 124 वो है, तो ये हो जाएगा 324x इज इक्वल टू 583020 मल्टीप्लाई 100, इसको डिवाइड कर देंगे 324 से, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा फर्स्ट तो 8 पे जाएगा, 9 5 2 8 24 8, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 18। ठीक है, और अगर 3 0 है तो ये हो जाएगा 18,000। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 18,000। x की वैल्यू यहाँ से हमारे को मिल जाती है 18,000। ओके, बस एक यही ध्यान रखना था इसमें कि ये जो 61,200 है, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो इसी बात को ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का 2024 का, अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से कर रहे हैं, ट्राई करना। इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पर्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ हैंडबैग आर सेम। कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्स और सेलिंग प्राइस हैंडबैग का सेम है, विच इज x, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स इज 2x/5 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ हैंडबैग। ठीक है, दो चीजें इसमें अपने पास, पर्स और हैंडबैग, इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सो पहले तो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ हैंडबैग सेम है। कॉस्ट प्राइस पर्स का हो जाएगा x, और सेलिंग प्राइस जो है हैंडबैग का वो भी हो जाएगा अपने पास x हो जाएगा। फिर कहते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स, जो सेलिंग प्राइस है पर्स का वो 2x/5 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ हैंडबैग। वो इससे 2x/5 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है हैंडबैग से ज्यादा है। ठीक है, फिर हमें कहते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स इज 2400। ठीक है, पर्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 2400 है, ये साफ साफ इसने पूरा दे दिया। एंड द प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग द हैंडबैग इज 25%, यानी जिसने हैंडबैग को बेचा है ना वो 25% प्रॉफिट पे बेचा है। अगर 100 रुपए का था तो उसने 125 रुपए बेचा, तो इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा, 4:5 ये रेशियो हो जाएगा। अब अगर सेलिंग प्राइस x है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 0.8x। ठीक है, और हैंडबैग का जो कॉस्ट प्राइस है उसके और सेलिंग प्राइस में, पर्स के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस भी हमको दे रखा है, 2x/5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको ये से कह सकते हैं कि 2400 माइनस के 0.8x इज इक्वल टू 2x/5, ये बात बन रही है। इसको सॉल्व करते हैं, 2400 इज इक्वल टू 2x/5 प्लस के 0.8x। ठीक है, तो ये देगा 4 2 6x, ये देगा 2400 मल्टीप्लाई 5, इसको काट लेते हैं 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2000। अब हमें फाइंड करना, फाइंड द प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेलिंग पर्स। पर्स को बेचने में कितना प्रॉफिट मिला, और प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस x थी, x की वैल्यू आ गई 2000, और सेलिंग प्राइस है 2400, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 400। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 400। ओके, समझ आया आपको? तो आरबीआई असिस्टेंट में आपको जो लेवल आएगा वो इसी तरह का लेवल रहेगा, इससे कम ज्यादा लेवल नहीं होगा, यही लेवल आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। उससे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके ना इसकी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी मैंने आपको बताया कि हर रोज सुबह 9 बजे सीरीज चलती है, 6 मंथ सिलेक्शन सीरीज, तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस का।
इसमें मैं कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 100 by 9 days, बी एंड सी करते हैं 150 by 11 days, और ए और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। इफ द टोटल वेजेस ऑब्टेन्ड फॉर ऑल द थ्री टू कंप्लीट द वर्क 37,000, देन फाइंड द वेजेस ऑब्टेन्ड बाय ए। ये कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 100 by 9 days में कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहते हैं कि बी एंड सी उस काम को 150 by 11 days में कंप्लीट कर लेते हैं, एंड ए एंड सी ये दोनों मिलकर उस काम को 12 days में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कि हमको पेयर्स में तो पता है लेकिन इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी बहुत जरूरी है, तब हमको पता चलेगा कि ए उस काम को, ए की वेजेस कितनी बनेगी। तो हमको ए की इंडिविजुअल वेजेस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, और बी और सी की कम से कम कंबाइंड तो चाहिए। ठीक है, तो इसकी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा सबसे पहले 300, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हम यहाँ पे हमारे 27, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 22, और ये एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 25। ठीक है, अब देखो इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, और इसमें ए सी है, यानी 2A है, 2 टाइम्स बी है, और 2 टाइम्स सी है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला के जो एफिशिएंसी बनती है तो वो बनती है अपने पास 74। ठीक है, इन तीनों की निकाल, यानी कि मैं अगर ए बी और सी की एफिशिएंसी देखूं तो ये बनती है अपने पास 37। ये ए बी एंड सी की टोटल एफिशिएंसी है। अब ए बी एंड सी की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास आ गई, और ए बी की एफिशिएंसी है, बी सी की एफिशिएंसी है, ए सी की एफिशिएंसी है, तो हम इसको लेस करके ए बी एंड सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इसमें ए की एफिशिएंसी निकालनी हो तो मैं इसमें बी और सी की एफिशिएंसी जो 22 है उसको लेस कर दूंगा, तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी, ये आ जाएगी अपना 15। बी की निकालनी है तो मैं ए और सी की एफिशिएंसी लेस कर दूंगा, तो वो आ जाएगी 12। सी की निकालनी है तो मैं ए और बी की एफिशिएंसी लेस कर दूंगा 27, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। ठीक है, अब इसने हमको क्या रखे कि ऑल द थ्री टू कंप्लीट द वर्क 37,000, तीनों को मिलकर कोई काम करते हैं जिसको 37,000 ये तीनों को मिलता है, तीनों को मिलता है। इसके अंदर इसने ये चीज नहीं कह रखी है कि किसने कितने कितने दिन काम किया, इसलिए हम सिर्फ इसकी एफिशिएंसी से इनकी वेजेस को डिवाइड कर लेंगे। अगर इसने ये बात कही होती कि ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, सी ने 3 दिन काम किया, तो हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है एफिशिएंसी में, तभी हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी तो ज्यादा है लेकिन एक्चुअली उसने काम कितने दिन किए, वो चीज भी हमको फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी थी 37, टोटल वेजेस था, और हमें फाइंड करनी थी ए की एफिशिएंसी, ए का वेजेस, तो ए की एफिशिएंसी 15, तो ए की वेजेस आ जाएंगे बस 15,000। सो ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 15,000। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रेन वाला। इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड बी टू क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज 20 सेकंड, एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड बी क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। एक बार तो डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक बार सेम डायरेक्शन में जाके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस तब करेंगे जब एक की स्पीड बी के दूसरे की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तभी क्रॉस होगा। फिर हमें लेंथ दे रखी है ट्रेन ए एंड बी की 600 एंड 400, ये लेंथ दे रखी है हमें एक्यूरेट उनके बारे में, और ये कह रहे हैं कि ए जो ट्रेन है वो फास्टर है बी से, यानी कि ए की जो स्पीड हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी बी की स्पीड से। ठीक है, और हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ ब्रिज लेंथ 150 मीटर। तो ट्रेन ए एक ब्रिज जिसकी लेंथ 150 मीटर है उसको कितनी देर में क्रॉस करती है, ये बात हमको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं इसकी वैल्यू, जो कि लेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो ट्रेन ए की जो लेंथ है वो कितनी है, ए की लेंथ है 600, बी की लेंथ है 400। ये दोनों मिलकर जब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे यानी स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी तो ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में 20 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड कितनी है ए और बी की ये अभी तक हमको नहीं पता, ए की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड कितनी है। ए की स्पीड मान लेते हैं एक्स और बी की स्पीड मान लेते हैं वाई, एक्स प्लस वाई। उसके बाद एक ये और कह रहे हैं कि जब ये दोनों ट्रेनें 600 प्लस 400 क्रॉस करती हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो ए की स्पीड ज्यादा है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तब ये लगाती हैं 100 सेकंड्स लगा देती हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में।
ठीक है, ये आ जाएगा 1000 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 से ये कट भी जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी 50 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा 1000 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100, यानी 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इससे हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं हम, 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई से तो वाई कट जाएगा, तो एक्स ये आ जाएगी 30 इज इक्वल टू एक्स। एक्स आ जाएगा अपने पास कितना 30, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, अब हमारे पास वाई आ जाएगा 20। ठीक है, एक्स क्या था, ए की स्पीड थी और वो था बी की स्पीड, यानी ए की जो स्पीड आएगी वो आएगी 30 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब हमको फाइंड करना है जो ट्रेन ए है जिसकी लेंथ है 600 मीटर, वो 150 मीटर की जो ब्रिज है उसको कितने टाइम में क्रॉस करती है। तो ए की स्पीड थी 30, तो ये टोटल बन जाएगा अपना 750 अपॉन 30। ठीक है, ये करेगी क्रॉस 25 सेकंड के अंदर। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 25 सेकंड। ऐसे 25 सेकंड में वो ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर लेगी। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एबीएनसी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स 3x माइनस 1000 एंड एक्स प्लस 1500। इतने पैसे लगा के वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 6 मंथ बाद बी उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ए बी एन सी, उनको तीनों को मिला के 16,000 पे मिलते हैं। इसमें ए का प्रॉफिट हो जाता है 4,000 पे। देन फाइंड द सम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी, यानी कि ए बी एन सी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब कितना पैसा लगाया था वो फाइंड करना है मुझे। बी एंड सी, ए ने x रुपए लगाए, बी ने जो रुपए लगाए थे वो थे 3x माइनस 1000, फिर सी ने जो रुपए लगाए थे वो थे x प्लस 1500। ए बी एन सी तीनों ने इतने रुपए लगाए। अब ये कहते हैं कि 6 महीने बाद बी ने तो बिजनेस छोड़ ही दिया, यानी बी ने कितने दिन काम किया, 6 मंथ काम किया, 6 मंथ बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया। ए और सी ने अपना बिजनेस पूरा किया, जो कि बिजनेस चला मैं को दे रखा होगा टोटल प्रॉफिट अर्न ए बी एन सी टुगेदर एंड ए प्रॉफिट अर्न 400, फाइंड द सम ऑफ इनिशियल। कुछ नहीं दे रखा, मतलब उनका पूरा बिजनेस 1 साल तक चला। ए ने तो किया 12 महीने का, सी ने भी किया 12 महीने का। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मंथ को काट लेते हैं हम, यहाँ से कट जाएगा। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ये रहेगा 2x, यहाँ हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 1000 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 3000। ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास ए बी एंड सी का रेशियो आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें ये कहते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट था 16,000, उसमें से ए का जो प्रॉफिट था वो था 4,000। ए का प्रॉफिट था 4,000, टोटल प्रॉफिट था 16,000, यानी 16,000 में से अगर मैं ए का प्रॉफिट निकाल दूं तो बचेगा बी और सी का प्रॉफिट। ठीक है, 16 में से 4 गए तो ये बचते हैं अपने पास 12,000। तो ए का जो प्रॉफिट का रेशियो था इसमें से 2x और बी और सी को मैं ऐड कर लेता हूं तो ये बचता है अपने पास 5x प्लस 2000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बनता है अपने पास 4 बची 1/3 बच जाते हैं, तो यह हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 2000। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2000। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी। ए का था 2000 x और x की वैल्यू थी 2000, यानी ए ने तो लगाया था 2000, बी ने लगाए थे 3x माइनस 1000, यानी बी ने लगाए थे 5000। ठीक है, सी ने लगाए थे x प्लस 1500, यानी सी ने लगाए थे यहाँ पे बस 3500 रुपए, इतना इन्वेस्ट किया। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था, तो ये हो जाता है बस 10,500 एंड ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 10,500 रुपए। 10,500 रुपए उन तीनों ने लगाए थे जो बिजनेस को स्टार्ट किया था। ओके, समझ आया आपको? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिक्सचर वाला। इस क्वेश्चन में अपने को ध्यान से देखो, इसमें कहता है कि एक वेसल है कंटेन 11 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर which is the ratio of 6:5 when 44 liter of mixture is removed from the vessel and 2x liter of water is added to the vessel, the final quantity of mixture become 216। लास्ट में जो बन जाता है मिल्क और वाटर दोनों को मिला के वो बनता है 216 लीटर का। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछिए, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछिए। यानी कि ये देखो, ये स्टार्ट कर रहा है कि बिजनेस इसमें वेसल में था 11x मिल्क और वाटर,
दो कंपाउंड थे इसमें, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। ये थे 6:5 के अंदर थे, यानी जो मिल्क था वो 6x, जो वाटर था 5x, इतना स्टार्टिंग में था। फिर ये कह रहा है कि इसमें 44 लीटर ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड, इसमें से 44 लीटर जो था मिक्सचर वो उसने निकाल दिया। अब जो निकाला है वो भी किस रेशियो में होगा, 6:5 रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 6 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जितना जितना निकला था उसका, ठीक है। ये था अपने पास 6 5 11x, तो 11 ये देखो 6 24 5 चौक 20, इतना निकल गया था मिल्क में से और वाटर में से। 6x में से 24 लीटर निकला था और 5x में से 20 लीटर मिल्क और वाटर निकल चुका था। फिर उसने क्या देता है, एंड 2x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, उसके बाद उसने 2x लीटर उसमें वाटर और ऐड कर दिया। फिर जो फाइनल मिक्सचर बना, फाइनल मिक्सचर कितना बना, फाइनल मिक्सचर बना अपने पास 6 और 5 11, तो ये था, और 2x और डाल दिया, तो ये बन गया 13x माइनस 44 इज इक्वल टू 216। ये हमारे पास फाइनल क्वांटिटी बनी थी। तो यहां से देखिए 13x की वैल्यू आ जाएगी 260, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20। हमें फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी 6x, और x की वैल्यू है 120, तो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी बनी, 120 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 120 लीटर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, और सारे क्वेश्चंस को ना पहले खुद वीडियो को पॉज करने का ट्राई किया करो कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे करते हो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 43 kg एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज x एंड 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारी क्लास में x तो बॉयज हैं और जो 20 गर्ल्स हैं, और इनका जो एवरेज वेट है वो है अपने पास 43 kg, जो इनका एवरेज वेट है, टोटल वेट नहीं, एवरेज वेट है 43 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 45 kg, अब बॉयज का जो एवरेज वेट था वो था 45 kg, और जो गर्ल्स का एवरेज वेट था वो था x प्लस 10 kg। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन क्लास। तो टोटल वेट फाइंड करना है हमको गर्ल्स का, कि गर्ल्स का क्लास में टोटल वेट क्या था, ठीक है। यानी कि हमको टोटल वेट यानी x प्लस 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका टोटल वेट आ जाएगा गर्ल्स का, तो वो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं देखूं टोटल वेट निकालने के लिए, बॉयज का टोटल वेट कितना था 45x, तो बॉयज का था। गर्ल्स का टोटल वेट कितना था, गर्ल्स का टोटल वेट था अपने पास 20x प्लस 200, ठीक है। और एवरेज वेट था क्लास का 43 kg, बॉयज और गर्ल्स मिला के 43 था, बॉयज और गर्ल्स मिला के। तो बॉयज थे हमारे पास x, और गर्ल्स कितनी थी हमारे पास x प्लस 10 थी गर्ल्स, तो टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने थे हमारे पास 2x प्लस 10, ये टोटल थे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 86x प्लस 430, यहां हो जाएगा हमारे पास 65x प्लस 200, and find the total weight of all the girls in the class. तो यहाँ पर बॉयज थे x, गर्ल्स थे 20, तो टोटल हो जाएगा अपने पास x प्लस 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 43x प्लस 860, यहाँ आ जाएगा अपने पास 65x प्लस 200, ठीक है। तो इसको लेस कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 22x इज इक्वल टू 660, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 30।
30 वैल्यू आ जाएगी अपने एक्स, हमें फाइंड करना है टोटल वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन क्लास। गर्ल्स की थी कितनी 20, और एवरेज वेट कितना है उसका x प्लस 10, और x की वैल्यू थी 30, तो जो उनका टोटल वेट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 800 kg। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 800 kg। ओके, गॉट इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं, 6 मंथ रेगुलर चलेंगी क्लासेस, क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।